Assalamu alaikum. Today we are going to study cholesterol, lipid, and steroid metabolism. So, what is cholesterol? Cholesterol as a major steroid alcohol in animal. एनिमल में हमारे पास क्या होगा, ये जो स्टीरॉयड अल्कोहल होता है मेजर। बाकी फंक्शन इसके कौन कौन से हैं? 3 फंक्शन है इसके, जैसे कि फ्लूइडिटी को मेंटेन रखना है, इसमें सेल मेम्ब्रेन का ये कंपोनेंट होता है, और ये बाइल एसिड, स्टीरॉयड हार्मोन और विटामिन डी का ये प्रिकर्सर होता है। लिवर जो है इसके कोलेस्ट्रॉल का हमेशा मतलब इसकी सेंसिटिव और डिग्रेडेशन में लिवर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके सोर्सेज कहाँ कहाँ से आ रहा होता है? हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फिर क्यों कोलेस्ट्रॉल को हम डिनोवो सिंथेसिस भी कर रहे होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ में, और लिवर खुद भी इन्हें बना रहा होता है। और इसके बाद क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल को क्या होगा, लिवर से एलिमिनेट कर दिया जाता है इन द एज अनमॉडिफाइड कोलेस्ट्रॉल इन द बाइल के अंदर। यहाँ पे से बाइल साल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यहाँ तो इसे बाइल में रिलीज किया जाएगा, यहाँ से बाइल साल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और फिर इसे इंटेस्टाइनल ल्यूमन में सिक्रेट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर ये बाद में ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे पास ट्यूनिका एंटीमा के अंदर डिपॉजिट होता है, और जिसकी वजह से अथीरोस्क्लेरोसिस होती है। आर्टियोस्क्लेरोसिस जो होती है वो हार्डनिंग ऑफ वेसल होती है, ये नर्विंग ऑफ वेसल होती है। अथीरोस्क्लेरोसिस इसमें कार्डियो, सेरेब्रो और पेरिफेरल वेसिकुलर डिजीज भी हो सकती हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से। अब यहाँ पर जो आ जाता है डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, जैसे हम डाइट से लेते हैं, और कोलेस्ट्रॉल जो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ में बन रही होती है वो एचडीएल के अंदर जाएगी, और जो एचडीएल का हाई डेंसिटी लिपिड के अंदर जाएगी, और लिपोप्रोटीन, और ये जो है डाइटरी कोलेस्ट्रॉल किसके अंदर जाएगी? काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट्स के अंदर। इसके अंदर जैसे काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट के अंदर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर आ जाता है, उसके बाद ये फैट स्टेबल विटामिन आ जाते हैं, और कुछ टीजीज भी आ जाते हैं, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं। डिनो सेंसिस क्या होती है? लिवर में हो रही होती है। न्यू सेंसिस और बाकी चीज़ें ये यहाँ से आ रही होती हैं। लिवर जैसे ये दोनों चीज़ें लिवर में आ रही हैं, लिवर में फिर क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा है कि लिवर में से क्या होगा, या तो फिर कोलेस्ट्रॉल बाइल में चली जाएगी, या फिर क्या होगा, बाइल साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर इसकी सिक्रेशन वीएलडीएल में वीएलडीएल में हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देख लिया जाए। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली हाइड्रोफोबिक कंपाउंड होता है, इसका ना स्टीरॉयड न्यूक्लियस होता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें क्या होगा, जैसे कि इसका कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें जो है ना 17 कार्बन पर, मतलब डी रिंग के अंदर 17 कार्बन पर क्या है, 8 कार्बन की 8 हाइड्रोकार्बन की क्या हुआ है, एक चेन लगी हुई है। ठीक है, और 3 कार्बन पर क्या है, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, और 5 to 6 कार्बन पर हमारे पास क्या है कि ये डबल बॉन्ड इंड्यूस है। अगर इसमें हमें क्या कोलेस्ट्रॉल एस्टर बनाना है, तो फिर इसके कार्बन नंबर 3 पर हम फैटी एसिड को लगा देंगे, मतलब फैटी एसिड मिलेगा कोलेस्ट्रॉल के साथ, तो क्या बन जाएगा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर बन जाएगा। उसके बाद पीछे चलते हैं, इसके अंदर ये पैराग्राफ के अंदर बेसिकली यही बात की गई थी। बाकी ये कि स्टीरॉयड क्या होगा कि 8 to 10 कार्बन वाले जो स्टीरॉयड होते हैं, और 17 कार्बन वाले, और जिनके 17 कार्बन पर क्या आ गए, 17 कार्बन पर एक साइड चेन होती है, जैसे कि हमने अब पीछे मैंने आपको ग्राफ में डायग्राम में दिखा दिया है, और 3 कार्बन पर क्या है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उन्हें हम स्टीरॉल कह रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर ये चलते हैं कि अब जो कोलेस्ट्रॉल का अपटेक होता है, नीमियस पिक चैनल क्या होगा, उसको अपटेक करता है। जो हमारे पास ये एक चैनल होता है प्रोटीन का, जिसे ये पिक कर रहा होता है, मतलब इसकी पिकिंग के लिए इंटेस्टाइन के अंदर ना ये चैनल होता है कोलेस्ट्रॉल की पिकिंग के लिए। अब ये क्या अज़ीमेटाइड क्या करता है, इस चैनल को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल ऑब्जर्व नहीं हो पाती। और जो प्लांट कोलेस्ट्रॉल में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, वो फाइटोस्टेरोल आ जाता है, सच जैसे कि बीटा सिटोस्टेरोल आ गया। उसके बाद क्या होगा, ये ना ह्यूमन इसको पुअरली ऑब्जर्व करते हैं, अच्छी तरह ऑब्जर्व नहीं हो पाता। जैसे नॉर्मली जो कोलेस्ट्रॉल होती है उसका जैसे कि 5% ऑब्जर्व होता है एज़ कम्पेयर टू 40%। अगर नॉर्मल 40% कोलेस्ट्रॉल है ना, तो उसका प्लांट स्टेरोल कितना ऑब्जर्व होती हैं, सिर्फ ये 5% ऑब्जर्व होती हैं। आफ्टर एंटरिंग जैसे कि एंटीरोसाइट्स के अंदर इंटेस्टाइनल के सेल के अंदर एंटर हो गई, फिर ये इंटेस्टाइन की ल्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेड बैक कर दी जाती हैं। अब एक चैनल होता है, जैसे हम क्या होगा ABCGE/8, ये एक चैनल का प्रॉपर नेम दिया गया, बट ये ना एक फ्लक्स ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें बाय ट्रांसपोर्ट करवाना होता है। और इसमें डिफेक्ट होगा तो एक कंडीशन होती है, जिसे हम साइटोस्टेरोलिमा कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे अंदर ना जो प्लांट स्टीरोल है ना, वो हमारे ब्लड के अंदर और टिश्यूज़ के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। जो प्लांट स्टीरोल होते हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये क्या डाइटरी कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करवा देते हैं। ठीक है, इन्होंने डिक्रीज़ करवाना होता है, जिसकी वजह से हमें प्लांट स्टीरोल लेने चाहिए। जैसे स्प्रेड्स में हम चिकन स्प्रेड वगैरह ले रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल की जो होती है अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और इन्होंने जैसे कि ये बताया कि डाइटरी स्ट्रेटजीज, इस तरह की डाइटरी स्ट्रेटजीज जो हैं वो हमारे पास रिड्यूस प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करवा देती हैं। कोलेस्ट्रॉल एस्टर क्या है? कोलेस्ट्रॉल एस्टर क्या है? बेसिकली जो मोस्ट प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल होता है वो स्टेरॉइड फॉर्म में होता है, क्योंकि उसके कार्बन नंबर 3 पर क्या है कि जैसे कि ये फैटी एसिड लगा हुआ है। फिर ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर मेम्ब्रेन में नहीं पाए जाते, ये क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं लिपोप्रोटीन के साथ मिलकर, जैसे कि हमारे पास काइलोमैक्रोन के अंदर दरमियान में कोलेस्ट्रॉल एस्टर आ जाता है, साइड पर क्या होगा, फॉस्फोलिपिड आ जाता है, और फिर क्या होगा, ये जो
एपोलिपोप्रोटीन है, इस फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। और स्लूबल किसके अंदर होते हैं? स्लूबल हमारे पास होते हैं जी फास्फोलिपिड के अंदर और बाइल साल्ट इन द बाइल के अंदर। अब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को थोड़ा देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, एस्टाइल टू एस्टाइल को ए, ये आपने ना अच्छी तरह याद कर लेना कि दो एस्टाइल को ए आएंगे, फिर उन वो एसिटो एस्टाइल को में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि थाइलो यहाँ से ना कोई रिमूव हो गया, ठीक है। और थायोलेज एंजाइम जो होता है इसने क्या करना है, थायोस्टर बॉन्ड होता है यहाँ पर एस्टाइल कोए के अंदर, जो थायोलेज है इसको यहाँ पर थायोस्टर बॉन्ड को ब्रेक डाउन करवाएगा और इससे एसिटो एस्टाइल कोए में चेंज करवा देगा। एसिटो एस्टाइल कोए में चेंज हो गया, फिर यहाँ से एक एसिटाइल कोए आया, उसका कोए हुआ एसिटाइल ग्रुप इसके अंदर आके ऐड हो गया और HMG कोए सिंथेस इसने एक्ट किया एसिटो एसिटाइल कोए पर, उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, HMG कोए के अंदर 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथाइल ग्लूटाराइल कोए के अंदर। अब जो HMG कोए बन गया, HMG कोए फिर क्या होगा, ये यहाँ पर दोबारा इस पर रिडक्टेज एंजाइम एक्ट करेगा। रिडक्टेज ये क्या होगा, रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है, इसने रेट को लिमिट करना होता है और ये जो है फिर 2NADPH और ये यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगे ना, फिर ये यहाँ पर ये अपने मतलब कि दो इसको रिड्यूस करवा देंगे, 2 अपने हाइड्रोजन इसको दे देंगे और फ्रॉम HMB बेसिकली कहाँ से आ रहा था, ये HMB शंट से हमें मिल रहा था, हमने पढ़ा था रिडक्टेंट है ना, ये एक रिडक्टेंट का सोर्स HMB शंट था, PP पाथवे था और फिर हमारे पास ऑक्सैलोस्टेट जब मेलेट में कन्वर्ट होता है तब भी, और वो मेलेट पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तब भी हमारे पास क्या होगा, NADPH मिल रहा होता है और मेलिक एंजाइम भी इसका वो होता है सोर्स। फिर ये मेल्वोनेट में कन्वर्ट होगा, मेल्वोनेट आगे कोलेस्ट्रॉल में चेंज होगा, वो आगे सारा प्रोसेस हम बाद में देखते हैं। अभी हम लाइन वाइज लेकर चलते हैं। लाइन वाइज किस तरह कोलेस्ट्रॉल का वो बेसिकली सेंसाइज होता है तमाम टिश्यूज़ के अंदर, लेकिन मेन ये लिवर में भी हो रहा होता है, इंटेस्टाइन में, एडेनल कॉर्टेक्स में, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ में, ओवरीज में और प्लेसेंटा में भी, टेस्टिस में भी इसका होता है। अब इसकी सेंस का जो पाथवे एंडोजेनिक होता है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि थायोस्टर जो बॉन्ड होता है ना, जैसे स्टाइल को मैंने वो बताया था, इसके अंदर थायोस्टर बॉन्ड होता है तो और वो ब्रेक होता है, उसकी हाइड्रोलाइसिस होती है और ये जो ATP का जो टर्मिनल फास्फेट को तोड़कर एनर्जी रिलीज यूज़ की जाती है। अब जो इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर है कहाँ पर प्रेजेंट है, वो हमारे पेरोक्सिसोम में प्रेजेंट है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं। जो लिवर पेरेंकाइम में सेल है इसके अंदर दोनों आइसो एंजाइम सिंथेज के दोनों आइसो एंजाइम होते हैं, ऊपर 2 सिंथेज की बात हुई है, ठीक है। वो फिर हमारे पास क्या हो, उसके दोनों आइसो एंजाइम लिवर के अंदर ही होंगे। साइटोसोलिक एंजाइम जो होंगे पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर, जो साइटोसोल के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के अंदर रोल प्ले कर रहे थे। जो माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पर, वो कीटोन बॉडी की सिंथेसिस के अंदर, जैसे कि हमने पीछे हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो कीटोन बॉडी की सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। मेलवोनेट की सिंथेसिस किस तरह होती है, ये पहले हम यहाँ से थ्योरी रीड कर लेते हैं, आगे फिर हम जाके पढ़ते हैं बाद में। HMG चलें हम पहले आगे पढ़ लेते हैं फिर बाद में आगे पीछे पढ़ते हैं। यहाँ से जो स्टिकी नोट है पहले इसको भी साथ साथ कवर कर लें। इसमें क्या होगा, 7D हाइड्रोक्सी स्टीरोल जो होता है ना हमारे पास स्किन के अंदर पाया जाता है और ये स्किन के अंदर 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होता है। अब यहाँ पर इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करवा के कोलेस्ट्रॉल में चेंज करवाया जाता है। ये हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है और ये इसको अल्ट्रावायलेट रेज इसको एक्टिवेट करवा देती हैं, ठीक है। अब विटामिन D क्या होगा, रेडिएट चाहिए होता है फॉर द कैल्शियम के ऑब्जर्प्शन के लिए। अब कैल्शियम को ऑब्जर्व करवाना है तो विटामिन D तो ज़रूरी है। 7D हाइड्रोक्सी जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये लिवर में क्या होता है, किस में चेंज होता है, अल्फ़ा 25D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में। 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल लिवर में किस में चेंज होगा, अल्फ़ा 25D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में। फिर ये किडनी में कहाँ में किडनी में जाकर कहाँ किस में चेंज होगा, 1D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में चेंज हो जाएगा। LDL क्या होगा, मोर कोलेस्ट्रॉल इन द सेल के अंदर, LDL में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। HDL क्या होगा, नहीं बल्कि इसका मूव लिखा हुआ है, ठीक है। LDL जो कोलेस्ट्रॉल के मूव करवाती है सेल्स के अंदर, ठीक है, ये यहाँ पर सेल्स के अंदर मूव कराएगी, जबकि HDL क्या होगा सेल के बाहर लेके आएगी। इसलिए LDL को हम क्या कहते हैं कि बैड है, जबकि HDL क्या है, गुड है। और उसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस, जैसे कि आपको बताया था नैरोइंग ऑफ वेसल होती है और आर्टियोस्क्लेरोसिस हार्डनिंग ऑफ वेसल होती है, मतलब इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है इसके अंदर। आगे नेक्स्ट फिर हम चलते हैं इधर अपने इस ग्राफ की जानिब। इसमें क्या होगा, सबसे मेलोनेट पर हमने रोक दिया था। मेलोनेट में क्या होगा कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है। इसमें ये होता है ये है कि मेलोनेट पर क्या होगा, काइनेज एक्ट करते हैं। काइनेज यहाँ पर 2 ATP यूज़ हुए, 2 ATP यूज़ हुए, यहाँ पर इसने फास्फेट दिया। काइनेज का काम क्या होता है, फास्फेट को ऐड करवाना होता है। मेलोनेट के 6 कार्बन कंपाउंड है, इसके अंदर फास्फेट ऐड हुआ तो क्या हुआ, किसमें कन्वर्ट हो गया, 5 पायरो फास्फोमेलोनेट में कन्वर्ट हो गया। फिर डीकार्बोक्सिलेज ने एक्ट किया। डीकार्बोक्सिलेज का काम क्या होता है, इसने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया और एक और ATP, मतलब टोटल ATP कितने हो गए, 1 2 3 ATP हमारे पास क्या होगा, मेलोनेट को आए
IPP में, मतलब आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट करवाने के लिए जो एक 5 कार्बन कंपाउंड है मैलिनेट को IPP में कन्वर्ट करवाने के लिए 3 ATP हमारे पास यूज़ हो गए हैं। ठीक है, अब आगे जितने भी आगे हमारे पास जो होंगे ना, वो आगे हम IPP को यूज़ करेंगे, मतलब हर स्टेप में यहाँ पर 3 ATP यूज़ होंगे। ठीक है, इसके बाद ये IPP था, तो ये जो आइसोपेंटाइल पायरुवेट फास्फेट था, ये आइसोमरेज, मतलब ये रिएक्शन चेंज भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। ये किस में चेंज करेगा इसको, डाई मिथाइल एल्लाइल पायरो फास्फेट में चेंज कर देगा। ये फिर 5 कार्बन कंपाउंड होता है, इसके ऊपर IPP दोबारा यहाँ पर क्या वो 2 यूज़ होता है और 2 फास्फेट इसके निकल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 ATP दोबारा यूज़ होंगे। जैसे IPP बनाने के लिए 3 ATP यूज़ हुए थे ना, यहाँ पर 3 ATP दोबारा यूज़ होंगे, सिंथेसिस टाइम में एक्ट करेगा और जिरोनाइल पायरोफॉस्फेट बन जाएगा। 5 से 10 कार्बन बन गया। अब 10 कार्बन वाला 15 कार्बन में चेंज होगा, सिंथेसिस एंजाइम दोबारा एक्ट करेगा, दोबारा IPP यहाँ पर यूज़ होगा, 2 फास्फेट यहाँ से निकल जाएंगे और ये जो है फाइनेंसाइल पायरोफॉस्फेट मतलब 15 कार्बन वाले में चेंज हो गया। अब यहाँ पर FPP यूज़ होगा। FPP यूज़ होने के बाद यहाँ FPP यूज़ हो गया। FPP यहाँ पर 2 फास्फेट निकालेगा और ये फिर क्या होगा, स्क्वालिन सिंथेज, अगर स्क्वालिन ने आगे बनना है, स्क्वालिन सिंथेज यहाँ पे एक्ट करेगा और स्क्वालिन बना देगा, जो कि 30 कार्बन का बॉन्ड है। 15 से इसका डबल करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब ये जो है रिडक्टेंट है, ये हमारे पास कहाँ से आ रहा होगा, NADPH प्लस H प्लस, यहाँ पर ये इसको अपने H पॉजिटिव देगा और ख़ुद NADP में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये जो स्क्वालिन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेनोस्टिरोल में। यहाँ पर लेनोस्टिरोल एंजाइम यूज़ होगा और NADPH दोबारा यहाँ पर अपने H पॉजिटिव देगा आयन, और स्क्वालिन मोनोऑक्सीजनेज भी एंजाइम यहाँ पर यूज़ होगा, जो ऑक्सीजन को यूज़ करवा के यहाँ से वाटर को रिमूव करवा लेगा। अब ये जो लेनोस्टिरोल फर्स्ट रोल होता है, फिर ये किसमें चेंज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल में हमारे पास चेंज कर दिया जाता है इसको। बाकी हम अपनी थ्योरी पढ़ लेते हैं हम दोबारा। थ्योरी में ये लिखा हुआ है कि जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट वगैरह किए हुए हैं, तो इसके अंदर जो हमारे पास HMG को है, बेसिकली इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना ये प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसकी जो कैटालिटिक डोमेन है, जिसने कैटालिसिस करवानी होती है, वो साइटोसोल की तरफ बाहर निकली होती है, साइटोसोल में होती है। अब जो IPP है हमारे पास क्या होगा, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट है, ये बेसिकली क्या होता है कि ये प्रिकर्सर होता है डाइवर्स मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल की फैमिली का प्रिकर्सर होता है, जिसके मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, जैसे कि द आइसोपेरानाइड्स हो गए। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है, बेसिकली एक स्टीरोल आइसोपेरानाइड है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ स्टीरोल आइसोपेरानाइड होते हैं और नॉन स्टीरोल आइसोपेरानाइड भी होते हैं। जो स्टीरोल आइसोपेरानाइड है वो कोलेस्ट्रॉल है, नॉन स्टीरोल है उसमें 2 आ जाती हैं, डोलिकोल आ जाता है और यूबिक्वाइनोलिन, जिसे हम कोएंजाइम Q भी कह रहे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रेजेंट होता है। अब कोवलेंट बेसिकली क्या होता है कि ना, कोवलेंट अटैचमेंट ऑफ फार्नेसाइल टू द प्रोटीन। हम क्या करवाते हैं कि ना, जब फार्नेसाइल को प्रोटीन से अटैच करवा दिया जाता है, जैसे हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेरेनाइलेशन कह रहे होते हैं। ठीक है, ये वो मैकेनिज्म होता है, अगर अपने प्रोटीन को जोड़ना ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस से, अगर अपने प्रोटीन को जोड़ना है, उसे एंकर करवाना है, तो फिर क्या होगा, पेरेनाइलेशन करवाते हैं, मतलब फार्नेसाइल को प्रोटीन के साथ जोड़ देते हैं, कोवलेंट अटैचमेंट करवा देते हैं। अब हमने पढ़ा है कि स्क्वालिन क्या है, कि ये एक 6 आइसोपेरानाइड यूनिट से मिलकर बना होता है, और हर स्टेप में बिकॉज क्या होगा, आर हाइड्रोलाइज पर मेवालोनेट रेसिड्यू पर 3 ATP में यूज़ हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि 3 ATP यहाँ पर क्या होगा, हो रहे हैं, और इस तरह हर स्टेप में हमारे पास 3 यहाँ पर यूज़ हो है, यहाँ तक बनाने में, फिर यहाँ पर क्या होगा 3 यहाँ पर यूज़ होगा IPP में, फिर ये 3 यहाँ पर यूज़ है, ये 9 हो गए। अब यहाँ पर फार्नेसाइल बनाने के लिए 9 यूज़ हुआ है ना, फार्नेसाइल को दोबारा मतलब फार्नेसाइल के अंदर फार्नेसाइल ऐड कर रहे हैं, तब भी 15 के अंदर 15 ऐड कर रहे हैं, तब भी 30 बन रहा है ना। तो फिर 9 इधर तक ऐड हुए थे, 9 यहाँ तक यूज़ होते, फिर दोबारा 9 यूज़ होंगे यहाँ पर, तो 9 कितने हो जाएंगे, 18, मतलब स्क्वालिन को मिलाने के लिए टोटल 18 हमारे पास क्या होगा, ATP यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरह ये ATP यूज़ है, जो क्या बनाने के लिए, क्योंकि स्क्वालिन क्या है, पॉली आइसोपेरानाइड यूनिट है। अब यहाँ पर एक ये सिंड्रोम दिया गया, जिसे हम स्मिथ क्या होगा, लैमली ऑप्टिमस सिंड्रोम कहते हैं, जिसे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का। इसमें क्या होगा, 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल रिडक्टेज, जिसने हमारे पास क्या करना है, अब मैंने बताया था आपको 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होता है, इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, जिसे हम क्या होगा कि रिड्यूस करवा के ना हम कोलेस्ट्रॉल में चेंज करते हैं। अब ये 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल रिडक्टेज जो एंजाइम है ना, ये इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करवाता है। तो अब ये एंजाइम जब इसमें डिफिशियंसी हो जाएगी ना, तब हमारे पास क्या होगा, स्मिथ लैमली ऑप्टिमस सिंड्रोम हो जाएगा।
उसके बाद क्या होगा, ये जो होता है अब यहाँ पर ये पीछे लिखा हुआ है, ये जो एम्ब्रियोनिक माल फंक्शन सिंड्रोम होता है, ये किससे एसोसिएटेड होते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की सेंसिस ही नहीं हो रही होती। और जो अब नोट एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि 70 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये किसमें, विटामिन डी में चेंज होता है हमारे पास, ठीक है, स्किन के अंदर। अब ब्रांच बाकी इंशाल्लाह जो रहेगी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।